हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज़। तो आज इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपने इसके पहले के 3 नहीं देखे हैं, ठीक है, तीनों पार्ट को आप सबसे पहले देख लीजिए और उसके बाद आज देखेंगे हम 80 से लेके 90 तक के क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे ध्यान से अटेंड कीजिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन यूजफुल टू इंडिया बिकॉज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो क्या रहे हैं, भारत के लिए यूजफुल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब क्योंकि में स्टेटमेंट है, दे आर इंटेंडेड टू फिल इन द वैक्यूम इन पार्ट थर्ड बाय प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। क्या मतलब है, इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता का पूर्ति करना है, ठीक है। दूसरा है, दे हेल्प कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू। ये क्या करती हैं, न्यायिक समीक्षा में न्यायालयों की सहायता करती हैं। तीसरा है, दे इनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाता है। तो इसमें देखिए, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का क्या करती हैं, ये बताइए, रक्षण करती हैं और इसको बढ़ावा देती हैं। और ये पार्ट थर्ड, आपने एक चीज़ सुना होगा कि फंडामेंटल और डीपीएसपी क्या हैं, आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, अनुपूरक हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट इससे करेक्ट होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है, हाँ बिल्कुल, अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो अगर जुडिशियल रिव्यू में देखें तो ये अपना योगदान देती हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड है, दे इनेबल द अपोजिशन। हाँ बिल्कुल, ये विपक्ष के जो लोग होते हैं उनको क्या करती हैं, सक्षम बनाती है, ठीक है, डीपीएसपी, कि आप क्या करें, जो सरकार की कार्यप्रणाली है, ठीक है, और जिस प्रकार से वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं राज्य में, उस पर नियंत्रण करें, ठीक है, उनकी कार्य योजनाओं को सामने रखें, है ना। तो डीपीएसपी के अंतर्गत आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई देंगे और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वहाँ पे अगर डीपीएसपी आई थी ना तो थोड़ा सा उस पर बात करना था, तो अगले किसी क्वेश्चन में हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अ सिटीजन में लूज हिज हर सिटीजनशिप व्हेन ही सी, ठीक है। एक नागरिक अपना अधिकार खो सकता है, ठीक है, नागरिकता खो सकता है, वो किस स्थिति में, यहाँ पे नीचे स्थितियाँ दी गई हैं। पहला है, वॉलेंट्री एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर फॉरेन स्टेट। मतलब अगर कोई स्वेच्छा से किसी अन्य फॉरेन देश का, ठीक है, फॉरेन कंट्री का नागरिकता ले लेता है। दूसरा है, अनलॉफुली ट्रेड और कमिटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। अगर कोई जैसे नियम कानून के परे, ठीक है, जाके क्या करता है, वार के समय में किसी मतलब दुश्मन देश के साथ या फिर दुश्मन के साथ क्या करता है, दुश्मन देश ही एक्चुअल में यहाँ पे, अगर कोई ट्रेड करता है या फिर बातचीत करता है, ठीक है। तीसरा है, ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर किसी ने फ्रॉड से नागरिकता का ग्रहण किया हो, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरी नज़र में करेक्ट हैं, ठीक है। और बिल्कुल, और ये इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर आपको हम लेके चलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के पास, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रावधान कुछ दिया गया है, ठीक है। इसमें विशेषकर 3 प्रावधान हैं कि अगर आप नागरिकता त्यागना चाहते हैं तो फर्स्ट है बाय रिनंसिएशन, जिसको त्यजन या फिर त्यागना द्वारा बोल सकते हैं, ठीक है, त्याग करके। तो जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आप स्वेच्छा से किसी अपने, जैसे मान लीजिए भारत के हैं, अपनी नागरिकता त्यागते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, जिसको हम बाई रिनंसिएशन बोलते हैं। बी स्टैंड फॉर बाई, आर स्टैंड फॉर रिनंसिएशन, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलेंगे त्यंजन द्वारा या फिर त्यागना, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड में क्या है, बाई टर्मिनेटिंग। अब इसका क्या मतलब बताइए, बाई टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेशन कैसे, किस स्थिति में होगा, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे पर्यवसान द्वारा। अब देखिए, टर्मिनेट कब होता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। टर्मिनेट तब होता है जैसे आपने क्या किया बताइए, अगर आपने स्वेच्छा से क्या कर लिया, किसी देश की नागरिकता अर्जित कर ली, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बाई टर्मिनेशन के अंतर्गत ही है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर आपने स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता स्वीकार कर लिया तो आपका नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, तो इसमें एक आप देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 1955 में नागरिकता लेने का एक रजिस्ट्रेशन नाम का एक प्रोसेस है। जैसे आपने इसमें पांच प्रोसेस या फिर पांच वे हैं जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत नागरिकता ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बाय बर्थ, सेकंड है बाय डिसेंट मतलब वंशज के आधार पर, और पहला है जन्म के आधार पर। उसके बाद तीसरा अगर बात करें बाय रजिस्ट्रेशन करा के, और एक है नेचुरलाइजेशन, और एक है उसमें एक और भी है, ठीक है, और वो मुझे याद नहीं आ रहा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक और कौन सा तरीका है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपने फ्रॉड करके नागरिकता ली है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, डिप्राइव्ड किए जाते हैं आप, ठीक है, आपको क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है और आपकी नागरिकता को रद्द की जाती है अगर आप पता चलता है कि आपने गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की है। तो ये हो गया ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और भी है कि आपने ये चीज़ सुना होगा कि अगर आप देश के बाहर, ठीक है, 7 साल से अधिक तक, ठीक है, बिना भारत सरकार को इन्फॉर्म या भारत सरकार की किसी भी मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए बगैर आप 7 साल से रह रहे हैं, ठीक है, तो वो बाय टर्मिनेशन आपका नागरिकता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा जानकारी आप रखिएगा। और अगर नागरिकता की बात करें तो पार्ट 2 में 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 82, ध्यान से देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तख्त यानी कि थ्रोन इज अ सीट ऑफ टेम्परल अथॉरिटी फॉर सिक्स, इन दिस रेस्पेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम सिंहासन की बात करें सिखों के लिए तो अस्थाई प्राधिकार का स्थान है। अब इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। एट प्रेजेंट सिख रिकॉग्नाइज 5 प्लेसेस एज तख्त विच आर इन पंजाब। सेकेंड है 4 तख्त आर लिंक टू गुरु गोबिंद सिंह। उसके बाद है थर्ड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी अपॉइंट्स द जत्थेदार्स टू ऑल द तख्त। अब इनका हिंदी क्या है। वर्तमान में पहला स्टेटमेंट देखें तो वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब में स्थित है। उसके बाद दूसरा है 4 तख्त गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित है। तीसरा है शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदार की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, मुझे लगा जत्थेदार है, एक्चुअल में ये जत्थेदार है, ठीक है। तो ये है किससे तख्त से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस पर बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। इसमें देखिए सॉरी, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट फॉर तख्त आर लिंक टू दी 4 तख्त किन से है, गुरु गोबिंद सिंह से रिलेटेड है, ये सही है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपको गलत देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, क्या गलती है उसे समझते हैं, ठीक है। तो बिना समझे हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो देखिए अगर हम तख्त की बात करते हैं तो फारसी शब्द है तख्त, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, सिंहासन। तो तख्त क्या है, फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है सिंहासन, जहाँ थ्रोन लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसमें आगे बात करें कि जो सिखों के लिए अगर हम तख्त की बात करते हैं तो यह एक अस्थायी प्राधिकार का स्थान है, ठीक है। और सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर सिख तख्त समय समय पर हुकुमनामा जारी करते हैं और वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं। 3 पंजाब में हैं, ठीक है। और इनमें अगर बात करें तीनों का तो अकाल तख्त अमृतसर में है, केसगढ़ साहिब तख्त आनंदपुर साहिब में है, दमदमा साहिब तख्त तलवड़ी में है, ठीक है। और अन्य जो हैं वो पटना में है, ठीक है, पटना साहिब तख्त बिहार में और हुजूर साहिब तख्त नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो मतलब इनके जो तख्तों की संख्या है, ठीक है, ये कितनी है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है
एट प्रेजेंट 5 प्लेसेस, ठीक है, रिकॉग्नाइज 5 प्लेसेस एट तख्त विच आर इन पंजाब। तो पंजाब में नहीं है, ठीक है, इसमें आपने देखा क्या 3 हैं पंजाब में, उसके बाद 1 है में और 1 है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 5 तख्त देखे और कहाँ कहाँ पे है ये आपने सुना, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो पंजाब में है तीनों तख्त, एक है अकाल तख्त जो अमृतसर में है, दूसरा है केसगढ़ साहिब तख्त जो आनंदपुर साहिब में है, दमदमा तख्त की बात करें तो ये तलवड़ी साबो में है, और पटना में जो है साहिब तख्त, ठीक है, वो बिहार में है पटना साहिब तख्त, और हुजूर साहिब तख्त कहाँ पे है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। 4 तख्त आर लिंक टू गुरु गोविंद, इसमें जो 4 तख्त है वो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट तो आपको सुनने को मिला कि ये करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम अकाल तख्त के ऊपर, ठीक है। तो अगर सबसे प्राचीन तख्त की बात हो पांचों में तो कौन सा है, अकाल तख्त, ठीक है। अगर 1616 में गुरु हरगोबिंद द्वारा मतलब देखा जाए तो इसको स्थापित किया गया था। जो आपको पंजाब में अकाल तख्त की बात हमने की, ठीक है, अकाल तख्त, ठीक है, इसको 1606 में 1606 में किसने स्थापित किया था, हरगोबिंद द्वारा, ठीक है, गुरु हरगोबिंद जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए ये जान के रखिए। उसके बाद अन्य चारों के बारे में तो आपने देख ही लिया, जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो जुड़े हुए हैं, तो हरगोबिंद एक जो 1606 में अकाल तख्त है उससे जुड़े हैं, और अन्य जो 4 तख्त हैं जो गुरु सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनसे जुड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा माइंड में, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसे क्वेश्चन का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसमें देखिए थर्ड स्टेटमेंट शिरोमणि गुरुद्वारा जो प्रबंधक है, ठीक है, इसके बारे में क्या गलत है। अगर हम बात करते हैं पंजाब में जो 3 तख्त हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा क्या होती हैं, इनको नियंत्रित किया जाता है। जैसा इसमें लिखा है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपॉइंट्स द जत्थेदार टू ऑल द तख्त, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो पंजाब में 3 तख्त हैं, ठीक है, वो किया जाता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा, जो इनके लिए क्या है, जत्थेदार की नियुक्ति करता है। लेकिन अगर पंजाब के बाहर की बात करें, जो 2 तख्त और हैं, तो उसमें स्वयं जो ट्रस्ट और बोर्ड है ना, इनका नियुक्ति और इनका जैसे कार्यकाल निर्धारित करना, ठीक है, ये वहाँ के लोग, ठीक है, ट्रस्ट और बोर्ड के माध्यम से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा केवल 3 तख्त हैं जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा क्या होता है, अपने जत्थेदार की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। इसमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो अनुच्छेद 368 के परिधि के बाहर है। तो 1 है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, सेकेंड है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, थर्ड है इंक्लूजन ऑफ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, तो ये 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट का विषय नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, ये भी 368 के अमेंडमेंट के दायरे से बाहर है, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें स्टेटमेंट डी है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंक्लूजन ऑफ न्यू डायरेक्टिव जो पॉलिसी होता है, DPSP होता है, इसमें 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड इस क्वेश्चन के लिए गलत हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होता है। अब जैसे हमने वहाँ पे DPSP को थोड़ा डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा DPSP के बारे में जान लीजिए क्या है। जैसे वहाँ पे देखा था हमने सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि जो सामाजिक आर्थिक है ना, तो वैसे अगर कल्याण के बारे में बात करें तो DPSP प्रावधान करता है। ये संविधान में पार्ट 4 में, ये तो पता ही होगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।
और अब इस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें कि इसमें जैसे इंक्लूजन ऑफ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब 368 के दायरे के मतलब अंदर आता है, ठीक है। इस पर अगर हम बात करें तो बताइए, देखिए अगर आप अमेंडमेंट की बात करें तो जब अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, तो वो एक संवैधानिक अमेंडमेंट था और 368 के अंतर्गत ही आपने देखा होगा कि आर्टिकल 39A इंक्लूड किया गया था, 43B इंक्लूड किया गया था, ए इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो वो क्या थे, DPSP थे, है ना। और DPSP में जो प्रावधान अमेंडमेंट करके डाले जाते हैं वो 368 के बाहर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, और मुझ पर विश्वास कीजिए कि नहीं होता है, ठीक है। और ये 368 के दायरे में आता है DPSP में अमेंडमेंट, ओके। और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप तो अभी आपने देखा था कि उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत टर्मिनेशन का प्रोसेस दिया हुआ था। और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में करना है तो उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। और उसमें क्या होता है, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था हमने देखा था इसके पहले वाले सीरीज में कि अगर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन मिल जाता है तो उस पर साधारण बहुमत से किसी स्टेट में क्या करते हैं हम, बताइए, एक स्टेट काउंसिल का प्रावधान कर लेते हैं। या तो वो संसद पार्लियामेंट खुद कर लेती है, या तो अगर क्या करते हैं, स्टेट अगर रिकमेंड करता है कि पार्लियामेंट से, संसद से कि प्लीज़ हमारे वहाँ मतलब काउंसिल चाहिए, ठीक है, तो उस रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट विचार करती है, उन्हें उचित लगता है, ठीक है, तो वो करते हैं, नहीं लगता है तो नहीं करते। इसके लिए स्टेट दावा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट बना रही है किसी स्टेट में काउंसिल तो उसके लिए स्टेट रोक भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। अब क्वेश्चन नंबर 84 को ध्यान से देखिए। विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, उन पे विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज फॉर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब वो जो AGI बनेगा उसकी उतनी तो क्वालिफिकेशन या योग्यता होनी चाहिए कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। दूसरा है, ही रिसीव सच रिमुनरेशन एज द पार्लियामेंट्री में बी डिटरमाइन, ठीक है। उसके द्वारा जो कुछ भी तनख्वाह मतलब लिया जाता है, ठीक है, उस पर वो कौन किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, संसद द्वारा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तीसरा स्टेटमेंट, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज पार्लियामेंट आर देयर जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो ले सकता है लेकिन उसे वोट करने का राइट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर स्टेटमेंट थर्ड देखिए किस किस में नहीं है, तो देखिए ऊपर के दोनों तो कैंसिल कर दीजिए, है ना, ये दोनों तो सही नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि 3 केवल C और D में है। अब आप सेकेंड ऑप्शन को भूल जाइए, ही रिसीव सच रिमनरेशन एज द पार्लियामेंट्री में डिटरमाइन। तो पार्लियामेंट उनका मतलब तनख्वाह या फिर पारिश्रमिक डिसाइड नहीं करती है, कौन करता है बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए एक बारी, तो कौन करता है, संविधान, ठीक है। क्या ये सही है, नहीं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिसाइड करता है, डिसाइड कौन करता है, जैसे अगर हमने देखा है अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो सैलरी भी है वो प्रेसिडेंट ही निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम मिला आपको, आपने नहीं कमेंट सेक्शन में अभी तक किसी ने लिखा है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लायर के काम में मतलब अगर वकील के रूप में देखा जाता है किसको, AGI को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और इसमें ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए, मज़ा आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 85, ओके क्वेश्चन नंबर 85 को जूम आउट करते हैं। ओके अब पूरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग could come under reasonable restriction provided by the Constitution on exercise of freedom of speech and expression under Article 19(2)। ठीक है, अब इसमें क्या है क्वेश्चन बताइए। 85 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अब इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है संविधान। ठीक है, कि जब आप जाते हैं अपना फ्रीडम ऑफ जो स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत एंजॉय करने। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रावधान आपको बताने हैं कौन कौन से सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है लीकिंग क्लासिफाइड मटेरियल बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर, मतलब गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना। ठीक है, दूसरा है गिविंग स्पीच टू टेक अप आर्म्स, मतलब भाषण देना। उसके बाद थर्ड क्या है, स्पीच विच कैन हैम्पर स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन लोकसभा, अगर कोई ऐसा भाषण देता है जो क्या करे, सरकार की स्थिरता को बाधित करे। ठीक है, कहाँ पे, लोकसभा में। चौथा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए हम अगर बात करें स्टेटमेंट थर्ड की, ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड जो है वो मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उस पर विचार करने की बात है। अब पूछे कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं स्पीच विच कैन हैम्पर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता है। ठीक है, उनकी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स मिला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अगर वहाँ पे किसी की निंदा भी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट नहीं है। अगर इसमें आप देखें तो अभी एक न्यूज़ में चल रहा था कि प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने, जैसे राहुल गांधी को उनके पोस्ट से बर्खास्त करने का वो चल रहा है। ठीक है, और कानून उनको 19 या 20 दिन का टाइम भी दी थी कि आपने जो पूरे मोदी समुदाय को चोर बोला है। ठीक है, तो आपने एक स्पीच के दौरान आपने एक कौम को या फिर एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मतलब ऐसे क्या किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है। ठीक है, इंसल्ट किया है। तो उसके लिए उनको पहले उनके ऊपर केस फाइल हुआ था गुजरात में, और गुजरात कोर्ट ने ये फैसला सुनाई थी। और नरेंद्र मोदी ने, अभी देखेंगे एक वीडियो वायरल होती रहती है जिसमें वो रेणुका जी की इंसल्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उनको ताड़का से कंपेरिजन करते हुए। ठीक है, मतलब उसमें देखेंगे ताड़का की जैसे हंसी थी। ठीक है, तो ऐसा मतलब हिडन मैसेज में वो बताना चाहते हैं जब, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको रिलेट करके क्वेश्चन देख सकते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर लोकसभा सेशन के दौरान अगर किसी भी डिबेट पे कोई किसी की निंदा करता है, ठीक है, तो वो उसका एक स्वतंत्र अधिकार है लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है, और उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये प्रिविलेज प्राप्त होता है आर्टिकल 105 के अंतर्गत। ठीक है, सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा। इस क्वेश्चन पे तो हमने कुछ ज़्यादा ही स्टेट दे दिया है ना। अब देखिए थर्ड जब रॉन्ग हो जाता है तो थर्ड इसमें है, ये रॉन्ग हो गया, इसमें भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन, केवल स्टेटमेंट ए। अब स्टेटमेंट ए में देखिए लीकिंग क्लासिफाइड मटेरियल बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर, अगर कोई गोपनीय अधिकारी क्या करता है, लीक करता है। ठीक है, जो क्या है बताइए, गोपनीय सामग्री है सरकार की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। उसका जो कृत्य है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है बताइए, उसके फ्रीडम और स्पीच पर, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लग सकता है, युक्त निर्बंधन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट गिविंग स्पीच टू टेक अप आर्म्स। ठीक है, अगर आप स्पीच देते हैं, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कुछ लीडर्स, उसमें एक वुमेन्स भी थी। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे हिंसक स्टेटमेंट दिए थे जिसकी वजह से उनको नज़रबंद भी किया गया था। ठीक है,
तो ये भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना नहीं है कि आप लोगों को हथियार उठाने के लिए मतलब उत्साहित कर दो, जिससे एक संख्या में मतलब पूरी भीड़ खतरे में आ जाए, ठीक है। और शेख हसीना करके उनका नाम है, ठीक है। तो आप एक बारी देखिएगा उनके बारे में, तो आपको इसमें स्टेटमेंट सेकंड पता चलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, युक्ति प्रतिबंध लगता है। उसके बाद अगर बात करें कंटेंट ऑफ कोर्ट की, ठीक है, अगर कोर्ट की निंदा करते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 1 2 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसके ऊपर हमने बात भी कर ली, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। पहले जूम करके स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर ऑप्शन हम देखेंगे जूम आउट करके। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज और बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको इसमें से बताना है जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें से गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रमोट इक्वल जस्टिस, ठीक है, मतलब सबके लिए समान न्याय का मतलब प्रमोशन करना या फिर वितरित करना। उसके बाद इसमें एक और भी है कि सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान हो, ठीक है। ये क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है या नहीं है, आप डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद सेकंड है लोगों के पोषण स्तर, और देखिए क्या है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, मतलब लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम with necessary powers and authority to enable them to functions as units of self government। इसका क्या मतलब है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत मतलब ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जो शक्तियां हैं उन्हें प्रदान करना, ठीक है। आवश्यक शक्तियां और जो प्राधिकार होते हैं ना, अथॉरिटी, उन्हें प्रदान करना। तो इसमें बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों। तो अब जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मेरी जानकारी से देखेंगे आप, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो आर्टिकल 40 के अंतर्गत विलेज पंचायत की बात होती है, उसके वो जो प्रिंसिपल है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती है वो भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। अभी हम डिटेल में इसको देख लेंगे, या इसके पहले भी हमने सेशन रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, DPSP के ऊपर, उसमें हमने डिटेल में बात की है। बाकी जो आपको फर्स्ट और सेकंड दिख रहे हैं, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, DPSP के अंतर्गत ये प्रावधान है। आर्टिकल 39A देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे आपको फ्री लीगल एड की बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, जो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म है या फिर सोशलिज्म प्रिंसिपल है, ठीक है, समाजवाद का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड किसके अंतर्गत आता है। देखिए इस सारे ऑप्शन में तो केवल आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिलेगा, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट के ऊपर। तो ये आता है सोशल प्रिंसिपल, ठीक है, सोशल प्रिंसिपल के साथ ये जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं सोशल प्रिंसिपल मतलब सामाजिक सिद्धांत, उसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ये भी समाजवादी सिद्धांत का ही हिस्सा है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप लोगों में न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उनके पोषण की बात करते हैं, तो वो एक सामाजिक मुद्दा है, न कि वो गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इजीली क्वेश्चन कर जाएं, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत, ठीक है, एक गांधीयन प्रिंसिपल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर का क्वेश्चन। इसको हम जूम करते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट आप देखिए क्या है, आपको बात करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज और अवेलेबल एज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निवारक निरोध जो कानून लगाया जाता है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है,
उसमें अगर किसी को हिरासत में लिया गया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हैं, ठीक है, और उनका जो संरक्षण उपलब्ध है, अब उसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू इवन इफ इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए ये तो क्लियर है, और इसमें हम बिल्कुल सही कह सकते हैं कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द डिटेन्यू मस्ट बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथोराइज फर्दर डिटेंशन, ठीक है। तो जो जिसको भी डिटेन किया गया है उसको 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को क्या करें, प्राधिकृत नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद दी डिटेन्यू मतलब बताइए जो निरुद्ध किया गया है उस इंसान को, ठीक है, द डिटेन्यू मस्ट बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन, जैसे आप वो रिकमेंड कर सकता है कि मैं ऐसा नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए वो अभ्यावेदन देने का अवसर उसको दिया जाना चाहिए। तो इसमें बताइए फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 22 में कि आप इसके अगेंस्ट क्या क्या आपको मिला है, लेकिन यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ठीक है। तो इसमें बताइए इसके अंतर्गत कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब इसको मैं जूम आउट करता हूँ। अब इसमें देखिए ध्यान से देखिए, अब इसमें बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दोस्तों, अगर देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू इवन इफ इट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ऐसा आप डिटेन्यू को नहीं बता सकते कि आपको क्यों डिटेन किया गया है, ठीक है। अदरवाइज जो भी उसकी मंशा है वो किसी और तरीके से रन होगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसको हम उसके पब्लिक के इंटरेस्ट के विरुद्ध जाके उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो डिटेंशन होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये होता ही है पब्लिक के हित के लिए कि किसी इंसान को नज़रबंद कर दिया जाए या फिर निर्विरुद्ध कर दिया जाए, सॉरी निर्विरुद्ध नहीं है, निरुद्ध कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि समाज को मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो डिटेन्यू है मस्ट बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स, ये गलत है, ठीक है। और ये गलत क्यों है बताइए, सेकेंड स्टेटमेंट गलत क्यों है बताइए, क्या वो 24 घंटे का प्रावधान है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। नहीं, जो ये आपको आर्टिकल 22 के अंतर्गत 24 आवर्स के अंतर्गत मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य नियम है, सामान्य कानून है, उसके अंतर्गत मिलता है, ठीक है। अगर आपकी सामान्य गिरफ्तारी हुई है, उसके अगर 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है पुलिस के द्वारा, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट तो हमने देख ही लिया था, जो डिटेन्यू होगा, जिसको नियुक्त किया गया होगा, मस्ट बी ऑफर अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन, उसको इतना ऑफर होता है कि वो उसके मतलब उसके अगेंस्ट जो कुछ भी आरोप है, ठीक है, तो उस आरोप की सिद्धि के लिए वो क्या कर सकता है बताइए, वो अपने ऊपर लगे आरोपों की क्या कर सकता है, जांच के लिए रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, उसको अवसर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। और आर्टिकल 22 की इसमें भूमिका होती है, याद रखिएगा, अगर जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दिखे आपको, अगर सिंपल अगर देखेंगे तो 24 आवर्स के अंतर्गत आपको उपस्थित करना होता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में ऐसी आपके पास अवसर नहीं होते, ठीक है। अब इस प्रकार हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, इसको जूम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, आपको दिए गए कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मतलब अगर किसी स्टेट में क्या करना है, प्रेसिडेंट रूल को ख़त्म करना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यक होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रीस्ट्रेन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। मतलब 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो 88 का अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको राइट स्टेटमेंट कौन सा दिख रहा है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वेट अ व्हाइल, इसमें सेकेंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय क्या कर सकते हैं, पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इस तरह की घोषणा के लिए संसदीय मतलब स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इस तरह से इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें अगर ये भी चीज़ है, अगर लोकसभा के सदस्य, ठीक है, 1/10वें हिस्से से अगर पास कर देते हैं कि नहीं या भाई ये प्रेसिडेंट रूल हटनी चाहिए, तो आई थिंक उसका भी कोई प्रावधान है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, वो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है उसको 1 वर्ष से आगे बढ़ाने की जो संसद की शक्ति थी उसको सीमित करने के लिए एक नया उपबंध प्रस्तावित किया था। ठीक है, और इसमें क्या उपबंध थे बताइए। उपबंध ये था कि 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन को एक समय में केवल 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, केवल 6 महीने के लिए, और उसमें जैसे कुछ कंडीशंस थे, तो कंडीशन में क्या, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे भारत में या संपूर्ण राज्य में अथवा किसी एक भाग में लागू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, केवल ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रेसिडेंट रूल है उसको आप 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, अगर क्या हो, चुनाव आयोग ने ये प्रमाणित किया हो कि नहीं अभी प्रेसिडेंट रूल हटाना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी भी स्थिति में क्या होगा, वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट में आपने देखा कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल करेक्ट है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आपको संवैधानिक सभा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, उस पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, वो क्या मतलब पूर्ण रूप से सॉवरेन बॉडी थी, मतलब एक तरह से उसको संप्रभुत्व प्राप्त था। दूसरा है, इट कुड एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द इंडिया। ये क्या कर सकती थी, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो कोई भी नियम बना हो उसे क्या कर सकती थी, ख़त्म कर सकती थी, कम कर सकती थी, बदल सकती थी। ठीक है, थर्ड जो है, प्रिंसली स्टेट नेवर ज्वाइन द असेंबली। जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने असेंबली कभी ज्वाइन नहीं किया। तो अब बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट वैसे ही आपको गलत दिख रहा है, क्योंकि उसमें आए थे प्रिंसली स्टेट के मेंबर भी नॉमिनेट होके आए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है करेक्ट स्टेटमेंट की। ठीक है, तो
थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जिसमें जिसमें 3 है उसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आपको मिलता है केवल स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। इट वॉज अ फुल्ली स्वरीन बॉडी। जब ये नियम कानून बना रहे थे, ठीक है, उस समय अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पूर्ण रूप से स्वरीन बॉडी की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब इसमें देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट कुड एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द इंडिया। हाँ बिल्कुल, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई भी नियम कानून भारत के लिए बना रखा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या तो ख़त्म कर सकती थी, या तो बदल सकती थी, या तो उसे घटा सकती थी। मतलब स्टेटमेंट और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट होने की वजह से, ठीक है। तो इसे भी ध्यान से देखना था। अब चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 90, क्योंकि प्रत्येक सेशन में 10 क्वेश्चन रखा जाएगा, है ना। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आप 10 क्वेश्चन एंजॉय कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। सेकेंड है, इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरल लेजिस्लेचर टू द सेंटर विथ अपर एंड लोअर हाउसेज। सी है, दिस एक्ट अथोराइज्ड स्टेट टू। डी है, इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम, सिख्स एंड एंग्लो इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब आपको इसमें से क्या क्या देखना है, इसको हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं। हिंदी में क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कौन सा सही नहीं है। ए है, इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट, ठीक है। इसने प्रांतीय विषय को रिजर्व्ड और ट्रांसफर लिस्ट में डिवाइड किया। उसके बाद देखिए इसमें तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो डायरकी ला आया था, ठीक है, उसके अंतर्गत तो ये आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें नॉट करेक्ट की को चूज करना है, ठीक है। दूसरा है, इट इंट्रोड्यूस्ड ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर विद अपर एंड लोअर हाउसेज। क्या इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, सोच के बताइए। उसके बाद तीसरा जो भी स्टेटमेंट है, दिस एक्ट अथोराइज स्टेट टू इनैक्ट देयर ओन बजट। इसने राज्य को अपने मतलब बनाने के लिए अधिकृत किया, ठीक है, इतनी अथॉरिटी दी। उसके बाद डी है, इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया, ठीक है। तो क्या ये पहली बार हुआ था, बताइए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। एक याद कीजिए 1909 में कुछ तो हुआ था, ठीक है, मौलवी मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत कुछ तो हुआ था, तो बताइए क्या हुआ था। उसमें पहली बार क्या आया था, मुस्लिम के लिए, ठीक है, अलग से सेपरेट इलेक्ट्रेट का जो मांग था, ठीक है, उसके लिए प्रावधान की बात हुई थी, ठीक है। और 1935 में देखेंगे जैसे मुस्लिम, सिख्स और एंग्लो इंडियंस, ठीक है, 1900 किस में 32 वाले में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताइए उसको क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट से पहले जो आता था कैमिनल अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1932 की बात हो जाती है, और ये 1909 में पहले इस पर बात किया जा चुका था, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट डी केवल इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे सही स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। वही, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट होता है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का उद्देश्य भी कंप्लीट होता है। और थैंक यू वेरी मच। और देखिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कहाँ पे क्या चेंज करना है और कहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या ये लेंदी तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, इन सारी बातों को आप बताइएगा, ठीक है। और फिर हम आगे रिफॉर्म करेंगे और फिर एक अच्छा सेशन लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड।